बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंसूर अहमद और ये आपके कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस का चौथा लेक्चर है। बाकायदा लेक्चर से पहले हस्बे मामूल हम पिछले लेक्चर की समरी रिकॉल करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट की, यानी हमने सीखा कि सॉल्व कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो उसमें हमने दो डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करना सीखी। एक थी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था जी कि हम अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई वाली टर्मों को सेपरेट कर सकें तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, सेपरेबल। फिर हमने ये देखा कि उसके सॉल्यूशन का मेथड बहुत सिंपल था। हम एक्स वाली टर्मों को राइट साइड पे रखते हैं, वाई वाली टर्मों को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, फिर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन का जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो सॉल्यूशन आ जाता है। अगर हमारे लिए मुमकिन हो तो हम उस सॉल्यूशन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन को इम्प्लिसिट फॉर्म में ही लिख देते हैं। इसके बाद हमने फिर एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी पढ़ी। उसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या था जी कि एक एलिमेंट्री फंक्शन अपीयर हुआ था कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो इंटीग्रल फॉर्म में था। तो यहां से हमने ये बात भी सीखी कि कभी सॉल्यूशंस इंटीग्रल फॉर्म में भी हो सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। फिर हमने होमोजीनियस फंक्शंस क्या होता है और फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद हमने उसके सॉल्यूशन के उसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन पे बात की कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कि एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं y इज इक्वल टू vx। अब इस सब्स्टिट्यूशन के बाद जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या बन जाती है जी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर सेपरेबल तो हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, लिहाजा होमोजीनियस भी बेसिकली उस सब्स्टिट्यूशन के बाद सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और सेपरेबल, इसका मतलब ये हुआ कि हमने बेसिकली सेपरेबल इक्वेशन ही को सॉल्व करना सीखा पिछले लेक्चर में। फिर आखिर में हमने देखा कि कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो फंक्शन अपीयर होते हैं m और n, हमने जनरल फॉर्मेट भी देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसमें m भी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए और n भी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। अब अगर उन जो m और n में कांस्टेंट टर्म्स अपीयर हों तो फिर वो होमोजीनियस नहीं रहती, ताहम उन्हें होमोजीनियस बनाया जा सकता है। तो हमने फिर इस हेड के तहत इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस स्टडी की और उसके लिए फिर दो केसेस भी स्टडी किए। एक केस ये था कि अगर वो जो x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपीयर होते हैं उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो तो फिर एक सब्स्टिट्यूशन ये थी कि हम उस सारी टर्म को जो है ना 2x फॉर एग्जांपल a1x और प्लस b1y उसको z के इक्वल रख लेते हैं और फिर उसको हम देखते हैं कि वो भी सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। और फिर इसी तरह अगर वो कोफिशिएंट्स का रेशियो जो सेम नहीं है तो फिर उसके लिए हमने एक नई सब्स्टिट्यूशन सीखी थी कि x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं और उसके बाद फिर ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस बन जाती है। होमोजीनियस में फिर कैपिटल Y इज इक्वल टू v इंटू कैपिटल X, ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है ये रिड्यूस हो जाती है किसमें, सेपरेबल इक्वेशन में। तो फिर हम इसे सेपरेबल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं और आखिर में बैक सब्स्टिट्यूशन के जरिए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y लिखते हैं। तो उम्मीद है आपने इस प्रीवियस लेक्चर के बारे में यानी लेक्चर नंबर 3 के जो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए होंगे और अब आप अच्छी तरह से इस चीज को सीख चुके होंगे कि सेपरेबल इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि अभी तक तो हमने दो इक्वेशंस की बात की, एक सेपरेबल और एक होमोजीनियस। इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसकी डेफिनेशन के जरिए हमने देखा। और आज हम एक और इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने
तीसरे लेक्चर में आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे या उनके सॉल्व करने के तरीका सीखेंगे। तो आज जो हम अगली इक्वेशन सीखने जा रहे हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसको सीखने के लिए या इसकी डेफिनेशन से जाने से पहले हमें एक डेफिनेशन चाहिए। तो उसको कहते हैं जी टोटल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। तो इससे पहले कि हम देखें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हमें एक डेफिनेशन चाहिए कि टोटल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। तो इन कैलकुलस द टोटल आर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन fxy is defined as d f is equal to partial f by partial x into dx plus partial f by partial y into dy. So this is the definition of total differential. अब इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1. ओके, an expression m into xy d of x plus nxy dfy is said to be an exact differential if there exists a function f of xy such that. आप अगर गौर कीजिए तो यहां ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स एम के इक्वल हो अगर, और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एन की जगह रख दिया जाए तो ये वही एक्सप्रेशन है जो ऊपर लिखी है ना, टोटल डिफरेंशियल। तो इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है विच वन, दिस वन, इसको हम कहेंगे कि दिस इज द टोटल डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई। अगर इसमें m क्या हो, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, और n क्या हो, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। ओके, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म mxy d of x plus nxy dfy is equal to 0 is called an exact differential equation if and only if, आपको ये एब्रिविएशन पता होगी, if and only if the expression mxy d of x plus nxy d of y is an exact differential of some function f of xy। कि ये अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो किसी फंक्शन एफ एक्स वाई का, तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या मतलब कि अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए एफ एक्स वाई सच दैट कि एम किसके इक्वल हो, एम हो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स और एन किसके इक्वल हो, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। ठीक है जी, तो हम कहते हैं ओके, अब इसका मतलब है अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इसका जो अगर हमारे पास फिर फंक्शन जरूर होगा एफ एक्स वाई कि जो ये टोटल डिफरेंशियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता इज इक्वल टू 0। अब ख्याल कीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। हमने स्टार्ट में डेफिनेशन देखी ना कि टोटल डिफरेंशियल क्या होता है, तो इसका मतलब है ये बना असल में डी एफ इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं ना तो क्या होगा, बेसिकली ये होगा इंटीग्रल ऑफ दिस एंड इंटीग्रल ऑफ दिस। तो डी एफ का इंटीग्रल क्या होगा एफ, एंड इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, दिस वुड बी सी सम कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें, so that fxy is equal to c is the general solution of this equation। इसका मतलब है कि हमें एक्चुअली वो जो जिस फंक्शन के लिए हम कह रहे हैं ना कि वो डिफरेंशियल है वो ढूंढना होता है या वो फाइंड करना होता है, और उसको c के इक्वल रख दें तो वो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। ओके, अब हम
देखते हैं, ये एक थ्योरम है विच विल हेल्प यू टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो पहले हम बेसिकली जब भी हमें इक्वेशन दी जाएगी तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या वो एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो फिर उसके लिए मेथड पे भी हम बात करते हैं थोड़ी देर में। अगर नहीं है तो फिर उसका भी एक हल है, उसके भी बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या बताता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। हमें ये इक्वेशन दी गई है mxy dx plus nxy dy, दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन। तो ये होगी एग्जैक्ट। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस is an exact differential equation if and only if partial m by partial y is equal to partial n by partial x। क्या मतलब, आप m का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ताहम इसमें एक बात और होनी चाहिए कि वेयर द फंक्शंस mxy एंड nxy हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, कि उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हों कंटिन्यूअस हों। कंटिन्यूटी के बारे में आपने कैलकुलस में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो यहां तक भी हमने क्या देख लिया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये थ्योरम जो है, ये इस वक्त जो आपके सामने लिखा है, ये हमें हेल्प आउट कर रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा, या ये क्राइटेरिया बता रहा है कि किसी इक्वेशन को चेक करना हो कि वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट। तो ये क्राइटेरिया है कि आप उसको पार्शियल m बाई m और n आइडेंटिफाई कीजिए, पार्शियल m बाई पार्शियल y फाइंड कीजिए, पार्शियल n बाई पार्शियल x फाइंड कीजिए। अगर वो दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, तो हम कहेंगे एग्जैक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो एग्जैक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मेथड ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन द सॉल्यूशन प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले जी, आपको जो इक्वेशन दी जाएगी आप चेक कीजिए कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं। यकीनन वो एग्जैक्ट होगी जब पार्शियल m बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x है। हमने ये अजम्पशन ले रहे हैं कि वो एग्जैक्ट है। तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर यकीनन एक फंक्शन, यहां हमने कैपिटल F लिख लिया। अगर कैपिटल F की बजाय स्मॉल f भी हो तो बात एक ही है। राइट डाउन द सिस्टम एज, इसका मतलब है ऐसा एक फंक्शन f हमारे पास जरूर होगा कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो वो m के इक्वल आए, और उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो हमारे पास n हासिल हो। अच्छा, इसके बाद इन दोनों में से ना किसी एक को इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप पहली को करते हैं, जो पार्शियल f बाई पार्शियल x वाली को, उसको विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, और पार्शियल f बाई पार्शियल y को विद रिस्पेक्ट टू y कर सकते हैं इंटीग्रेट। इनमें से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करने की जरूरत, किसी एक को लेके आप चलेंगे। तो सपोज हम कहते हैं जी कि हम जो पहली इक्वेशन है पार्शियल f बाई पार्शियल x इज इक्वल टू m, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा, हमें लेफ्ट साइड पे ये टर्म मिल जाएगी fxy। विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रल लेंगे तो यू विल गेट f। राइट साइड पे इंटीग्रल ऑफ m इंटू dx प्लस, आप देखें यहां चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है x एंड y, सो वी विल हैव ए कांस्टेंट। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं इंटीग्रल, तो y वाली टर्में जो हैं वो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कांस्टेंट यहां हासिल होगा दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ y, दैट विल बी ए, इसीलिए यहां लिखा गया थीटा ऑफ y, कि हमें कोई एक कांस्टेंट की जगह, हम वैसे तो हम पहले c लिखा करते थे ना, यहां हम क्या लिखेंगे, थीटा ऑफ y, या h ऑफ y भी कह सकते हैं, हम h ऑफ y भी यूज करेंगे, यानी कोई फंक्शन ऑफ y है तो वो इस कांस्टेंट की जगह यहां ऐड हो जाएगा। द फंक्शन थीटा ऑफ y इज एन आर्बिट्री फंक्शन ऑफ y, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, y बीइंग कांस्टेंट। यही मैंने बात आपको एक्सप्लेन की है।
ओके, इसके बाद क्या होगा जी, हम जब f हासिल कर लेंगे ना, तो अब असल इशू ये है कि ये जो थीटा है अब y, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू हासिल करने के लिए इसी फंक्शन को, ये जो आया होगा ना आपके पास f, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो लेफ्ट साइड पे पार्शियल f बाई पार्शियल y आ जाएगा, राइट साइड पे देखें तो पार्शियल f बाई पार्शियल y ऑफ इंटीग्रल mx dx प्लस थीटा डैश y, दैट मीन्स पार्शियल, यानी इसको, ये जो थीटा है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम जानते हैं कि पार्शियल f बाई पार्शियल y जो है दैट इज किसके इक्वल है, वो n के इक्वल है। पार्शियल f, अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा इसको कि पार्शियल f बाई पार्शियल y किसके इक्वल है, n के इक्वल। अब n की वैल्यू तो हमें पता है ना, तो इसका मतलब है हम इस थीटा, यहां से थीटा डैश निकाल सकते हैं और इस टर्म को राइट साइड पे ले जाएं तो थीटा डैश y इज इक्वल टू एन एक्स वाई माइनस पार्शियल बाई पार्शियल y इंटीग्रल ऑफ एम एक्स वाई इंटू डी। तो अब इसमें हम स्टेप 5 में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग टू फाइंड थीटा। अब जहां थीटा डैश है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा जी, थीटा y की वैल्यू मिल जाए। राइट डाउन द फंक्शन एफ एक्स वाई, अब थीटा y मिल जाएगा ना, तो हम अब एफ एक्स वाई में वो थीटा y की वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारे पास फंक्शन एफ एक्स वाई की वैल्यू होगी। उसको कांस्टेंट के इक्वल रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर अब स्टेप 7 है, अगर हमें वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई होगी तो ये जो कांस्टेंट c है हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट इनिशियल कंडीशन। ये हमने पिछले लेक्चर में भी इनिशियल कंडीशन की मदद से कांस्टेंट को डिटरमिन करना सीखा था। तो बिल्कुल उसी तरह से वो जो कंडीशन दी हो उसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए या उसमें पुट कीजिए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कॉशन, यहां एक चीज नोट कीजिए कि जब आप थीटा डैश की वैल्यू फाइंड करें या थीटा वहीं से फिर थीटा y की वैल्यू आएगी, तो दैट शुड प्योरली अ फंक्शन ऑफ y ओनली। अगर उसमें कहीं x की टर्म अपीयर हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ हुई है, आपने कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ की, क्योंकि वो स्पेसिफिकली क्या था, हमने कहा है एक्सक्लूसिवली वो फंक्शन ऑफ y है, वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर यहां कोई ऐसी टर्म अपीयर हो जाए x वाली, तो इसका मतलब है कहीं गड़बड़ हुई है, तो बी केयरफुल इन योर कैलकुलेशंस। तो ये एक जो प्रोसीजर था, मेथड का था, उसके बारे में ब्रीफली आपको बताया गया है। तो अब हम पहला अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखें आपके सामने में इस वक्त जो प्रॉब्लम आया है, ये स्ट्रेट यानी एम डी एक्स इंटू एन डी वाई के फॉर्म में लिखा है, जो जनरल फॉर्मेट था हमारा उसके मुताबिक लिखा गया है। यहां आपको ये नहीं बताया गया कि ये एग्जैक्ट है या क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। एक बच्चों बात याद रखें, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो स्टार्ट बेसिकली हम वहीं से हम देखते हैं कि क्या ये सेपरेबल तो नहीं है, क्या ये होमोजीनियस तो नहीं है, और होमोजीनियस के बाद हम देखते हैं क्या ये एग्जैक्ट तो नहीं है। तो अब अगर हम इसमें गौर करें तो पहली बात तो ये देखिए, m जो है होमोजीनियस जो सेपरेबल नहीं हो सकते, पहले बल्कि सेपरेबल देखते हैं ना, तो सेपरेबल हो सकते हैं जी, इसमें वेरिएबल नहीं हो सकते, क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है ना, कि हम x और y वाली टर्मों को सेपरेट नहीं कर सकते, लिहाजा ये सेपरेबल इक्वेशन नहीं है। तो क्या ये होमोजीनियस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिए इसके अंदर जो पहली टर्म है हमारी, कौन सी टर्म है जी? ये वाली। इसमें तो x और y की पावर 3 है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। यहां भी ये भी होमोजीनियस है, यहां 3 है और यहां y की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो अब अगली जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि ये एग्जैक्ट हो। तो एग्जैक्ट के लिए हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया
कि हम कैसे चेक करेंगे। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहां पे हमारे पास m क्या है। हियर m इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y प्लस 2 एंड n इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y। ओके, सॉरी ये 3 है, रादर 2, मैंने 2 लिख दिया। ओके, अब हम देखते हैं जी कि हमें क्या चेक करना था। वो क्राइटेरिया क्या था कि अगर पार्शियल m बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x हो तो हम कहते हैं जी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, एग्जैक्ट है। तो हम देखते हैं पार्शियल m बाई पार्शियल y क्या है। अब इसको आसानी के लिए याद रखने के लिए जो dx के साथ m होता है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट, और जो dy के साथ होता है वो n होता है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहां क्या आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर, और पार्शियल n बाई पार्शियल x क्या होगा, दिस वुड बी 3x स्क्वायर। अब चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y तो कांस्टेंट होगा ना, तो उसका डेरिवेटिव 0, लिहाजा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ, 3x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है। दिस इंप्लाइज पार्शियल m बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल m बाई पार्शियल x। हेंस द गिवन इक्वेशन इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हम अब क्या करेंगे जी कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है जी, हम कहते हैं जी हेंस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, चूंकि एग्जैक्ट तो आ गई ना। अब प्रोसीजर ये है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f सच दैट, st सच दैट के लिए यूज करते हैं। क्या होता है जी कि पार्शियल f बाई पार्शियल x इज इक्वल टू m, और m क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर y प्लस 2, और पार्शियल f बाई, सॉरी ये स्मॉल लिख लेता हूं मैं, वैसे कैपिटल भी लिख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, नोटेशन है। दिस इज y एंड दिस इज इक्वल टू n, और n क्या है जी हमारे पास, x क्यूब प्लस y। अच्छा, इसको हम कह लेते हैं दिस इज 1, और इसको अपनी सहूलत के लिए कह लेते हैं दिस इज 2। ओके, अब हम कहते हैं जनाब कि क्या करते हैं जी, इंटीग्रेटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू, यही बताया था ना कि पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 में हमारे पास था जी, चलो मैं आपकी आसानी के लिए दोबारा लिखता हूं, पार्शियल f बाई पार्शियल x, दिस इज इक्वल टू, ये था 3x स्क्वायर y प्लस 2। ओके, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट f ऑन द लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं जी, x कर रहे हैं ना, तो y अब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3, चलें आसानी के लिए ये कर लेते हैं, एक स्टेप लिख ही लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ आ जाए। लेफ्ट साइड पे तो f ही आएगा, तो इसका क्या होगा जी, इंटीग्रल दिस वुड बी 3x स्क्वायर क्यूब ओवर 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू x, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, y कांस्टेंट है वो इसी तरह अपीयर होगा, और चूंकि x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारा कांस्टेंट क्या होगा, दैट विल बी सम फंक्शन ऑफ y, इसे मैंने कह दिया दिस इज h। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास f क्या आया जी, f इज इक्वल टू एक्स क्यूब y प्लस 2x प्लस h ऑफ y, विच इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। ओके, अब असल इशू क्या है, f तो आ चुका लेकिन हमें h की वैल्यू चाहिए, फिर ये मुकम्मल होगा। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है जी, हमें डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ओके,
तो क्या हुआ जी, पार्शल एफ बाई पार्शल वाई। ये किसके इक्वल होता है, ये n के इक्वल होता है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा जी, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये टर्म है ना, इसमें x तो कांस्टेंट है ना, लाजा x, इसी तरह y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 0, चूंकि इसमें कोई y वाली टर्म है ही नहीं, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा h डैश y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, अब चूंकि ये पार्शल एफ बाई पार्शल y किसके इक्वल है, n के इक्वल है, और हमें पता है कि n की वैल्यू क्या है जी, हम पिछली स्लाइड से देख लेते हैं, n है जी एक्स क्यूब प्लस वाई। ओके, तो n की जगह हमने रख दिया यहां एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एच डैश वाई। तो यहां से क्लियरली देखें, हमें एच डैश वाई की वैल्यू क्या मिल गई, दिस इज वाई। ओके, अब हम देख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, एच फाइंड करने के लिए इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू तो वी विल गेट h of y, this would be equal to y square over 2। ओके, अब देखें तो हमें f की वैल्यू मिल गई, सोल्यूशन अब मैं लिखने लगा, पहले चलिए f लिख लेते हैं। f फिर हमें क्या मिला जी, f हमारे पास आ गया एक्स क्यूब y, ये है f हमारे पास ना, ये तो इसमें h y की बस वैल्यू अब डालनी है, तो क्या आ जाएगा जी एक्स क्यूब y 2x प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हुआ जी, इसका जनरल सोल्यूशन हो गया हमारे पास एक्स क्यूब वाई प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या करते हैं किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस एग्जांपल से आपने ये बात सीखी कि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। चलिए जी, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल करते हैं, ताकि हाँ, बल्कि इससे पहले एक और अल्टरनेट वे है टू डू दिस। वो ये क्या है जी, ये जरा सिंपल वे है इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का, कि we may also find the solution of the exact differential equation mxy dx plus nxy dy is equal to 0 as, कि क्या करें आप कि m उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कीजिए, प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x इंटू dx, यानी n जो है उसके अंदर देखें कि कोई ऐसी टर्म्स हैं जिनमें x नहीं है, तो अगर ऐसी टर्म्स हैं तो आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू, यहां ये मिस्टेक है, इट शुड बी dy। ओके, बिकॉज नेचुरली फ्री फ्रॉम x होंगी तो वो y वाली टर्में होंगी ना, तो उनको y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें क्या मिल जाएगा जी, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यही मेथड, अल्टरनेट मेथड हम यूज करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जो हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की उसी को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। तो हियर m is equal to 3x square y plus 2 and n is equal to x cube plus y। तो हमने कहा कि जी कि इंटीग्रल m dx प्लस टर्म्स इन n free from x into dy is equal to constant। ठीक है जी, तो अब देखें m हमारे पास क्या है, m है जी 3x स्क्वायर y प्लस 2x, सॉरी 2, एंड दिस इज d ऑफ x। ओके, इसका हम इंटीग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू। अब आप जरा गौर कीजिए n को, n में ये टर्म है y विच इज फ्री फ्रॉम x, ठीक है ना, तो हम यहां क्या करेंगे जी y इंटू dy एंड दिस इज इक्वल टू c।
अगर यहां सपोज ये y टर्म ना होती, अज्यूम कीजिए, तो इसका मतलब है सिर्फ x वाली टर्में होती, तो ये पार्ट इसमें से गायब हो जाता, ये पार्ट ना होता इसके सॉल्यूशन में, सिर्फ ये होता और साथ कांस्टेंट होता। ओके, तो हम देखते हैं अब जनाब कि इसको इंटीग्रेट करें जी, क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो देखें 3x स्क्वायर क्यूब ओवर 3 इंटू वाई प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2, दिस इज इक्वल टू c, और 3 से कैंसिल हो गया, तो दिस इज x क्यूब y प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 एंड दिस इज इक्वल टू c। आप गौर कीजिए तो ये वही सोल्यूशन है जो हमने पहले मेथड से फाइंड किया। तो हम याद रखें कि एक्चुअल मेथड वही है जो हमने पहले किया। ये एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए टिप है या एक इजी वे है टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज द एग्जैक्ट। ओके, नेक्स्ट जनाब, अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें चूंकि आप देखिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं, तो हम ये भी देखते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं या हैंडल करते हैं व्हाइल सॉल्विंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आप देखें जी कि ये फिर ना तो सेपरेबल है, आप देख सकते हैं क्लियरली, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, होमोजीनियस भी नहीं है, होमोजीनियस होने का भी कोई उसमें सवाल नहीं है। तो लिहाजा हम तीसरी जो पॉसिबिलिटी है देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो आप गौर कीजिए तो इसमें m क्या है हमारे पास जी, m इज इक्वल टू कॉज ऑफ x टेंजेंट ऑफ y प्लस कॉज ऑफ x प्लस y। ओके, और n क्या है जी, n है हमारे पास साइन ऑफ x सीकेंट स्क्वायर ऑफ y प्लस कॉज x प्लस y। ओके, तो हम जनाब अब देखते हैं कि क्या ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है जी, तो यहां पार्शियल m बाई पार्शियल क्या फाइंड करना है, y जी बिल्कुल, हमें पार्शियल m बाई पार्शियल y फाइंड करना है। तो उसके लिए देखें ये है ना पार्शियल m बाई पार्शियल, तो इसमें क्या है कॉज ऑफ x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y तो कांस्टेंट है ना, लिहाजा कॉज x ऐसे ही लिखा जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर y प्लस, अब इसमें देखें कॉज वाली टर्म में y भी इन्वॉल्व है, लिहाजा इसका भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा जी, दैट इज माइनस साइन x प्लस वाई, आगे एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एक्चुअली x प्लस वाई है एंगल ना, तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1। यस, x का 0 हो जाएगा ना और y का 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिहाजा मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। ओके, अब हम देखते हैं पार्शियल n बाई पार्शियल y क्या है, सॉरी x क्या है, पार्शियल n बाई पार्शियल x। तो यहां देखें विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है जी, कॉस ऑफ x। ओके, एंड दिस इज सीकेंट स्क्वायर y। अब फिर इसमें जो कि x भी इन्वॉल्व है ना एंगल में, लिहाजा इसका डेरिवेटिव विद, हाँ सपोज अगर ये खाली होता cos y तो इसका डेरिवेटिव ना होता विद रिस्पेक्ट टू x, फिर 0 होता। चूंकि x एंगल में मौजूद है इसकी वजह से इसका डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। ओके, तो क्या होगा जी, साइन ऑफ x प्लस वाई। तो इन दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं दिस इंप्लाइज पार्शियल m बाई पार्शियल y, दिस इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x। Therefore, the given differential equation is an exact differential equation. ठीक है जी, तो अब हम फिर इसका सॉल्यूशन प्रोसीजर मैं पहले वाला ही करूंगा। तो क्या करते हैं जी कि फिर हमारे पास एक फंक्शन f जरूर होगा ऐसा कि पार्शियल f बाई पार्शियल x किसके इक्वल हो, m के इक्वल हो, और पार्शियल f बाई पार्शियल y n के इक्वल हो। तो हमें पता है जी m क्या है हमारे पास, दिस इज कॉज ऑफ x टेंजेंट ऑफ x
plus cos of x plus y, then sin of x secant square, सॉरी ये y है जी, यहाँ मिस्टेक है, secant of square y, secant square y plus cos of x plus y. ओके, तो एक फंक्शन हमारे पास ऐसा जरूर होगा. ओके, हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, नंबर 1 कह लीजिए, इसको नंबर 2, सॉरी हम क्या करते हैं जी, इंटीग्रेट करते हैं 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग 1. x. ओके, तो क्या आएगा जी लेफ्ट साइड पे f. अब मैं डिटेल से नहीं, बाद में डायरेक्ट हम करेंगे. देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो m में ये जो टर्म है ये इंटीग्रेट होगी, ये कांस्टेंट रहेगी. cos का डेरिवेटिव इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, साइन ऑफ x. tan y सेम रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट. और इसका इंटीग्रल जी cos x प्लस y का ये होगा प्लस साइन ऑफ x प्लस y. ओके, प्लस h ऑफ y. डिफरेंशिएटिंग विद, नाउ इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा जी, पार्शियल f बाई पार्शियल y, दिस इज इक्वल टू एक्चुअली n एंड दिस इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रल लेने तो क्या आएगा जी, सॉरी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा, चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो साइन x तो हो जाएगा जी कांस्टेंट, और टेन y क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर y, और फिर इसका इंटीग्रल माइनस साइन x प्लस y इंटू h डैश y. ओके, अब हमें पता है कि ये किसके इक्वल है जी, तो इसका मतलब ये यहां प्लस भी होगा. अब दोनों को हम ना इक्वेट करते हैं. अगर हम यहां और यहां से इक्वेट करें ना, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमारे पास h ऑफ y जो डैश होगा वो क्या होगा जी, चलिए इसको इक्वेट करते हैं जी. n ये आ गया हमारे पास पार्शियल m बाई पार्शियल x और पार्शियल n बाई पार्शियल. ओके ठीक, तो यहां दोनों को इक्वेट करते हैं जी. ओके, अब हम अगले पेज पे चलते हैं. तो हमारे पास था पार्शियल f बाई पार्शियल x y इज, सॉरी f x y इज इक्वल टू, क्या आया था जी, ये आया था हमारे पास साइन ऑफ x टेंजेंट ऑफ y प्लस साइन ऑफ x प्लस y प्लस h ऑफ y. नाउ हम डिफरेंशिएट करते हैं जी पार्शियल f बाई पार्शियल, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं. साइन x तो उसी तरह हो गया, ये सीकेंट स्क्वायर y हो गया, और ये प्लस कॉस ऑफ x प्लस y हो गया, प्लस h डैश y हो गया. अच्छा, यहाँ गालिबन पिछले पेज पे ना ये मैंने इसे साइन लिखा था, यहाँ डेरिवेटिव है. तो ये अब हमारे पास n क्या था जी, ये जो कि चीज n के इक्वल होती है, तो n है हमारे पास साइन ऑफ x सीकेंट स्क्वायर ऑफ y प्लस कॉस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू साइन ऑफ x secant square of y plus cos of x plus y and plus h dash of y. ओके, ये देखें यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि h dash of y would be equal to 0, so this implies h of y. दोनों को इंटीग्रेट करें ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे h of y आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या होगा, सम कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ 0 इज कांस्टेंट. चूंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 होता है, तो इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट होता है 0 का. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एफ एक्स बना वो क्या हुआ, वो तो वही है जो पहले था, साइन ऑफ एक्स प्लस सॉरी टेन ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ
x प्लस वाई प्लस प्लस सी, नॉट जीरो, सी। तो दिस इंप्लाइज सोल्यूशन क्या है जी हमारा कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी होता है सोल्यूशन हमारा। तो साइन ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, अच्छा, प्लस सी इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट। तो इसको ना अगर उधर ले जाएं तो ये फिर इसको हम कोई नया नाम दे सकते हैं, यानी ये सारी टर्म, इसका सोल्यूशन क्या हुआ फाइनल, ये साइन ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई is equal to some other constant, say a. So this is your general solution of the exact differential equation. तो आपके सामने ये मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम्स ताकि आपको सही तरीके से ये आप बात सीख जाएं कि कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। इसमें क्या है जी, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो आप कहते हैं बताएं फाइंड द फंक्शन जी एफ वाई एंड एफ एक्स इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन सॉल्व द इक्वेशन। तो कहता है कि अगर ये एग्जैक्ट हो तो बताएं कि जी एफ वाई कौन सा है जी, ये वाला फंक्शन, और एफ एक्स ये इनकी वैल्यूज क्या है। दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि जी ऑफ वाई और एफ एक्स वाई की किन वैल्यूज के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। समझ रहे हैं जी बात। इस तरह का प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइजेज में भी है, तो आपको इसलिए ये प्रॉब्लम सिखाया जा रहा। ओके, हियर सबसे पहले हम कहते हैं जी कि m क्या है हमारे पास, m इज इक्वल टू जी एफ वाई माइनस वाई साइन ऑफ एक्स and n is equal to क्या है जी, एफ एक्स माइनस एक्स कॉज ऑफ वाई माइनस वाई। ओके, हम फाइंड करते हैं जी पार्शियल m बाई पार्शियल x, सॉरी y फाइंड करते हैं ना, dx के साथ जो होता है उसका y के विद रिस्पेक्ट फाइंड करते हैं। तो क्या होगा जी, g डैश y, चूंकि ये फंक्शन ऑफ y है लिहाजा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा, माइनस विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है 1, सो दिस इज 1 इंटू साइन ऑफ x, दिस इज साइन ऑफ x। ओके, एंड पार्शियल n बाई पार्शियल y, सॉरी x, पार्शियल n बाई पार्शियल x, तो क्या होगा जी f डैश x माइनस, अब x के विद रिस्पेक्ट क्या होगा जी डेरिवेटिव 1 होगा, लिहाजा ये cos y आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0, सो उसके लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा कि ये अगर एग्जैक्ट है तो फिर आप या g और y की किन वैल्यू के लिए, हम कहते हैं ये एग्जैक्ट है, मान लेते हैं, या आपको बता दिया गया कि ये एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब है इफ पार्शियल m बाई पार्शियल y अगर ये एग्जैक्ट होगी तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे ना पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसका मतलब ये हुआ कि g डैश y माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल टू f डैश x माइनस कॉज ऑफ y। ओके, तो अगर ये इक्वल ले लें तो इसका मतलब देखें, लेफ्ट साइड पे g डैश y है, उधर राइट साइड पे फंक्शन ऑफ y कौन सा है, कॉज ऑफ x वाली टर्म है, राइट साइड पे f डैश x है, इधर लेफ्ट साइड पे कौन सा फंक्शन है जो जिसमें सिर्फ x है, वो है साइन ऑफ x। तो यहां से ये ना लिखा जा सकता है कि हमारे पास g डैश y जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ x, कॉज ऑफ y सॉरी, और f डैश x क्या होगा, दैट वुड बी माइनस साइन ऑफ x। तो हम अगर इनको इंटीग्रेट करें ना तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट करें तो जी एफ वाई की वैल्यू हमारे पास होगी किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, जी वाई के विद रिस्पेक्ट। ओके, तो क्या होगी जी, देखें जी एफ वाई क्या था हमारे पास, ये था जी डैश वाई माइनस कॉज ऑफ वाई, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा,
माइनस साइन ऑफ वाई, और एफ एक्स क्या होगा, इसका देखें ये था माइनस साइन, तो इसका इंटीग्रल पता है आपको क्या होता है, माइनस कॉस, लिहाजा ये प्लस कॉस हो जाएगा, या यूं कह लीजिए माइनस साइन किसका डेरिवेटिव है, कॉस का, तो ये कॉस एक्स आ जाएगा आपके पास। और जो है कॉस का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होगा, साइन। ओके, अब हम इसका मतलब है हमारे पास जो m बन गया ना, वो क्या बना, g ऑफ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ना, तो बनेगा माइनस साइन ऑफ y माइनस वाई साइन ऑफ x, और n क्या बना जी, ये बन जाएगा हमारे पास दिस वुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस x कॉस ऑफ y माइनस y। तो अब हम क्राइटेरिया देखते हैं, क्या पार्शियल m बाई पार्शियल y और पार्शियल n बाई पार्शियल x इक्वल है, तो पार्शियल m बाई पार्शियल y क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ y और माइनस साइन ऑफ x। ठीक हो गया जी। फिर यहां से क्या होगा जी, पार्शियल n बाई पार्शियल x, ये क्या होगा, ये होगा जी आपके पास पार्शियल माइनस साइन ऑफ x और प्लस कॉस ऑफ y, और विद रिस्पेक्ट टू y जो है ये डेरिवेटिव जीरो होगा, विद रिस्पेक्ट टू x y का डेरिवेटिव जीरो होगा। तो हमारे पास आ गया जी पार्शियल m बाई पार्शियल y। यहां देखते हैं कहीं छोटी सी हमारे पास ना मिस्टेक हुई है, देखते हैं जी वो क्या थी जी, हाँ जी एफ एक्स वाई माइनस था ये, हाँ सॉरी, ये देखें ना हमने यहाँ गड़बड़ की, ये जनाब प्लस था, ये भी फिर प्लस होगा, ये भी फिर प्लस होगा, और खास भी प्लस होगा। अब ये ठीक है, और ये देखें ना इधर वो इक्वल नहीं आ रहा था, तो ये भी प्लस हो गया, ओके, और अब ये भी प्लस है जी, पार्शियल m बाई किधर है जी, हाँ यहाँ पे ये साइन ये प्लस हो जाएगा, और अब यहाँ पे अब ठीक है, देखें अब मैं इसे लिख सकता हूँ cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज पार्शियल m बाई पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल, सॉरी ये गड़बड़ फेस है जी ये, और दिस इज इक्वल टू ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो वैल्यूज x g और f की फाइंड की, उनके लिए ये अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बहुत इजी है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीट करेंगे आप इसको खुद, अभी इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या बन चुकी, उसमें m की वैल्यू अब ये है और n की वैल्यू ये है। तो वैसे ये भी हो सकता है कि हम ये करें कि जो अल्टरनेट मेथड्स है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं फटाफट इसको, ओके। अब जनाब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, या नेक्स्ट हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं, वह इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर असल में अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि पार्शियल m बाई पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x, तो फिर अगर ऐसा एक फंक्शन हो जिससे हम अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट द इक्वेशन और वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, तो उस फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। फिर बता रहा हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हम चेक करना चाहें कि वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट, तो हम देखते हैं कि पार्शियल m बाई पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x, यानी जो क्राइटेरिया है चेक करने का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो फुलफिल नहीं हो रहा। तो अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए
कि हम अगर उस फंक्शन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन जाए। तो फिर ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक होगी जी बात। तो उसमें फिर क्या जी, द फंक्शन u x y if it exists is called the integrating factor and it satisfies the equation due to the condition of exactness। फिर इसका मतलब है कि partial m by partial y into ux partial u by partial y into m is equal to partial u by partial। चूंकि ये देखें ना, ये m की जगह है और ये इस तरह से m u partial u by partial x और u plus partial u by partial x into n। तो सादा अल्फाज में बात ये है कि ऐसा फंक्शन जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो एग्जैक्ट नहीं थी एग्जैक्ट बना दे, उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। यहां एग्जांपल है जी। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल इस सिलसिले में दी गई है कि शो दैट 1 over x square plus y square is an integrating factor for the equation x square plus y square minus x into dx into y minus y into dy is equal to 0 and then solve it। ओके देखिए जी, m यहां हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, n क्या है हमारे पास माइनस वाई, पार्शियल m बाई पार्शियल y फाइंड किया वो आ गया हमारे पास 2y, पार्शियल n बाई पार्शियल x फाइंड किया वो हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब है कि पार्शियल m बाई पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट नहीं है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस जो है फंक्शन या इक्वेशन सॉरी। तो इसके लिए हम देखते हैं जी, अच्छा मल्टीप्लाई करके ना थोड़ा सा ये जो स्टेप लिखा है इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा आपके लिए। ये जो स्टेप लिखा है ये वाला, देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना लेफ्ट साइड को तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर into x square plus y square minus x into dx minus y over x square plus y square into dy। ओके यहां देखें इसको ना, इससे जब ये डिवाइड हुआ तो अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अभी हमने ये काम किया थोड़ी देर पहले और मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको बताया कि इसमें क्या लोग मिस्टेक करते हैं, और साथ ही माइनस वाली टर्म मौजूद है। ठीक है, ये देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स माइनस ये टर्म और इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये देखें आप यहां ये इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है जी, अब इसके बाद इसका मतलब है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। m अब हमारे पास क्या बना, ये बन गया, ये m हो गया जी, और ये क्या हुआ n हो गया। अब पार्शियल m बाई पार्शियल y जो होगा दैट वुड बी 2xy और x स्क्वायर प्लस, इसको पे ना वो कोशेंट रूल लगाया गया है डेरिवेटिव का, और इसी तरह इस पे भी कोशेंट रूल लगाएंगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। ये आप वेरीफाई करें, वेरीफाई ये आपने करना है वेरीफाई। ठीक है, ओके। सो जो नई अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से या उस फंक्शन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई है। अब इसे हम एग्जैक्ट की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास अब ये however in the simpler it is simpler to observe that the given equation can also be written in this form। अब इसको ना डिफरेंशियल की फॉर्म में यूं लिख सकते हैं। ये हम आगे चल के एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें भी ये इस तरह की चीज देखिए ना, इसको सेपरेट किया, ये dx हो गया, इसको ये जो अंदर लिखा है ना ये वाली टर्म, ये डिफरेंशियल ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा मेरा ख्याल है मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं आपकी आसानी के लिए। देखें हम देखते हैं क्या डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही होता है। तो क्या होगा जी, ये होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आगे क्या होगा जी,
ये होगा 2x इंटू, ये जो इसका डिफरेंशियल लेना है ना, 2x इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई। सही। तो अब ये जो 2 बाहर कॉमन आया ना, ये लिखा हुआ है, वो उससे कैंसिल हो जाएगा। आप गौर कीजिए, तो यही टर्म है जो हमें हासिल। तो लिहाजा इसको हम कंपैक्ट फॉर्म में, डिफरेंशियल की फॉर्म में ये लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करें तो सिंपली क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ लेफ्ट साइड वुड बी x माइनस लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो दिस इज योर सोल्यूशन। तो अब ये हुआ कि वो एग्जैक्ट पूरी सॉल्व करने के बजाय हमने इस ऑब्जर्वेशन हमारी सामने आई, या हमने ये देखा कि ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको फौरी तौर पे हमने सॉल्व कर लिया। तो इन दोनों को असल में ना, इन दोनों को इकट्ठे किया तो ये डिफरेंशियल बनता है। ओके, ओके जी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस। एक और एग्जांपल आपके लिए सॉल्व की गई है 3xy प्लस वाई स्क्वायर, कि ये एग्जैक्ट नहीं है। पहले देखें इसको ना, इस फॉर्म में लिखा गया है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें m और n वाज़े तौर पे नजर आया करते हैं। तो mxy ये है 3xy प्लस वाई स्क्वायर, nxy है क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस xy। तो इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, किसका, m का। पार्शियल m बाई पार्शियल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y, पार्शियल n बाई पार्शियल x 2x प्लस y। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, लिहाजा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब कहा गया है कि इसका इंटीग्रेटिंग, खुद बता दिया गया आपको कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x है। अगर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक, जब मल्टीप्लाई किया तो अब m हमारे पास क्या बन गया, 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये बन गया n जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई, विच इज एग्जैक्ट बिकॉज पार्शियल m बाई पार्शियल y बच्चों क्या है, 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं ना, तो ये y का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट था 2y इंटू एक्स वाई, और ये इसी तरह देखें ये भी 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे ना, तो यही टर्म आएगी, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो अब इसको प्रोसीजर आप जानते हैं पहले से, मुझे अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स वाई जरूर होगा जिसको हम पार्शियल एफ, जिसकी वैल्यू ये हो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और इसी तरह पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई जो है वो हो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ओके, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वी इंटीग्रेट द फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू हमने x इंटीग्रेट किया तो ये कांस्टेंट आ गया हमारे पास थीटा विद रिस्पेक्ट टू y। वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है जी, y। तो जो हम पहले 2-3 एग्जांपल कर चुके हैं, तो होपफुली आपको ये स्टेप आसानी से समझ आ जाएगा। इसे आपने खुद कंप्लीट करना है। उसकी वैल्यू जो आप देखें तो यहां से ना थीटा डैश की वैल्यू गालिबन 0 आ जाएगी, और इसे अब थीटा जो है आपका कांस्टेंट होगा, और बस वही सॉल्यूशन है। यहाँ कांस्टेंट एंटर कर दीजिए, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम की, उसी तरह से इसको भी कंप्लीट किया जा सकता है। ओके बच्चों, अब अभी तक आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बताया गया। अब जो 2 एग्जांपल्स दी गई या की गई उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बता दिया गया। ताहम हम कुछ रूल है या एक तरीका है, उसके जरिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक और एग्जांपल है, इसको आप यहां भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दिया गया है, इसको आप खुद देखिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। यहां देखें, चलें थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं कि यहां m जो है ये dx है ना, तो m 1 है, n जो है x बाई वाई माइनस साइन y है, तो पार्शियल m बाई पार्शियल y बच्चों क्या होगा 0, पार्शियल n बाई पार्शियल x क्या होगा 1 बाई वाई, चूंकि ये टर्म जो है ना ये कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, लिहाजा ये एग्जैक्ट नहीं है। अब आपको कहा गया जी कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई जब किया तो y इंटू डी एक्स आ गई, फिर इसको लिख सकते हैं, जब y से मल्टीप्लाई किया ना तो यहां से y कैंसिल हो जाएगा, ये वाला y और ये y इंटू, अब फिर इसको ना उसी तरह डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें, ये जो इक्वेशन है इसको जब वापस इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिला ये, तो ये आ गई टर्म, और इधर x इससे मल्टीप्लाई होके तो ये बन गया, और फिर ये टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई होकर ये बन गई। अब इन दोनों को मैं अगर इकट्ठा करूं
तो ये टर्म बनेगी हमारे पास, ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। देखो ना प्रोडक्ट रूल लगाए ना, ये वैसे बाद में भी चूंकि कॉमन है इसलिए मैं इस पे एम्फेसिस भी कर रहा हूं। तो डिफरेंशियल ऑफ एफ प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना तो x का डेरिवेटिव पहले लेते होते हैं विद रिस्पेक्ट प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा तो लिहाजा साथ आ जाएगा y इंटू अब डिफरेंशियल ऑफ x प्लस अब x की बारी खत्म, x तो उसी तरह लिख लिया, अब y की बारी है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1 और साथ dy लिख लिया। तो आप गौर कीजिए तो यही टर्म है जो मैंने यहाँ मेंशन की है, तो इसका मतलब इनको इकट्ठा कर सकते हैं थ्रू डिफरेंशियल, लिहाजा यहाँ इंटू y आ गया। अब इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटिंग ओवरऑल, इसको इंटीग्रेट करें तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास जी एक्स वाई, और यहां जो है ना बेसिकली होगा क्या जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, असल में ये टर्म इस तरह इंटीग्रेट होगी, इसको आप कहेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, और सॉरी ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या होता है माइनस साइन माइनस कॉस y, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस, ओके, और माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड विच इज माइनस कॉस ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज 1, और फिर इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस वाई कॉज ऑफ वाई, और अब चूंकि ये प्लस हो गया कॉज का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, कॉज वाई का इंटीग्रल होगा साइन वाई, और फिर आगे वो कांस्टेंट राइट साइड पे लिख दिया गया। तो आप देखिए तो ये वो टर्में आ चुकी, तो ये नहीं इस वाले पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया गया है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन पे पार्ट्स आती होगी, तो मैं आपकी आसानी के लिए फिर रिपीट कर देता हूँ। इसमें तरीका क्या होता है कि हम फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिखते हैं, पहले तो ये करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होती है, और फिर एक फंक्शन को फंक्शन 1 स्पेसिफाई करते हैं, दूसरे को फंक्शन 2 स्पेसिफाई करते हैं, और फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिखते हैं, फिर सेकंड का इंटीग्रल ले लेते हैं, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां देखें ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड हो गया, और ये डेरिवेटिव y था ना फर्स्ट फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, लिहाजा इस तरह से ये चीज आ गई, और विच इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस जो पीछे क्वेश्चंस गुजरे उसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद बता दिया गया था, ठीक है जी, लेकिन ये कुछ रूल्स हैं उनके तहत आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपके सामने यही बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। वैसे तो ये 2 रूल और भी हैं, आपके सामने मैंने 2 रूल लिखे हैं, तो हम इसी को मकसद ये है कि हम लर्न कर लें कि इस तरह का कंसेप्ट है जिसको हम इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो रूल बच्चों क्या है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी पार्शियल m बाई पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x, और अगर ये जो टर्म है 1 ओवर n इंटू पार्शियल m बाई पार्शियल y माइनस n पार्शियल n बाई पार्शियल x और पार्शियल n बाई पार्शियल x, ये अगर फंक्शन ऑफ x हो सिर्फ, मैं इसको एक और नोटेशन भी यूज करते हैं उसकी मदद से भी लिख सकते हैं आप, पार्शियल m y सब y मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, और nx ओवर n, ये अगर फंक्शन ऑफ x हो खाली, यानी इसमें y वाली टर्म ना एक्सक्लूसिवली x वाली टर्म में अपीयर हो, हाँ अलबत्ता सिर्फ कांस्टेंट हो तब भी हम उसे एज फंक्शन ऑफ x कंसीडर कर सकेंगे या कर लेते होते हैं। तो आप फिर अगर ये फंक्शन ऑफ x आए तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर f यूं फाइंड कर सकते हैं, e पावर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x d ऑफ x, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है जी बात। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला रूल ये है कि अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आप ये चीज कैलकुलेट कीजिए, एम वाई यानी पार्शियल m बाई पार्शियल y माइनस पार्शियल n बाई पार्शियल x, दोनों की वैल्यू रखिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिवाइड कीजिए n से। अगर हमें प्योरली फंक्शन ऑफ x मिल जाता है तो उस सूरत में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं, और वो ये है
इसी तरह अगर हम ये चीज करें, इसको मैं दूसरी नोटेशन में लिखूं तो ये होता है जी nx माइनस एम वाई ओवर एम। ये अगर प्योरली फंक्शन ऑफ y आ जाए, प्योरली फंक्शन ऑफ y आ जाए, एक्स वाली टर्म इन्वॉल्व ना हो, तो हम फिर क्या कहते हैं जी कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस सूरत में ये होगा, उसे वो फंक्शन ऑफ y होगा, इंटीग्रेट जी ऑफ वाई डी ऑफ वाई ई पावर। ठीक है जी। तो ये दो, यहां थोड़ा सा मैं हिंट भी दूं कि आप गौर कीजिए, तो इसमें जो बाद वाली टर्म है ना n, नीचे डिनोमिनेटर में वो डिवाइड होता है, यहाँ m वाला हिस्सा है तो वो डिनोमिनेटर में। ठीक होगी ना बात, ये हिंट के तौर पे आपको बता रहा हूं। ओके जी, हमने ये जो दो रूल पढ़े हैं इनकी मदद से अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया, आ जाएगा तो फिर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां देखें हमारे पास क्या है जी, हियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यकीन ये होमोजीनियस भी नहीं है और सेपरेबल भी नहीं है। गालिबन सेपरेबल वैसे है शायद, चलें बहरहाल हम इसको ना उससे करने की कोशिश करते हैं। कैसे जी, यहां जनाब हमारे पास, हाँ अगर ये सेपरेबल है तो सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं तो करें, इसमें कोई एतराज नहीं है। चीज है कि आपको स्पेसिफिकली कह दिया जाए कि इस मेथड से करें, फिर आपको वो मेथड यूज करना होगा। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कोई इक्वेशन है वो सेपरेबल है तो आप उसको सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अब आप जरूर एग्जैक्ट से सॉल्व करेंगे। तो जैसी इक्वेशन होगी वैसा मेथड लगाया जा सकता है। यकीनन अगर सेपरेबल है तो देन फाइन, ओके। हम देखते हैं कि एग्जैक्ट है कि नहीं। तो m हमारे पास है जी x इंटू साइन ऑफ y, और n क्या है हमारे पास, x इंटू कॉस ऑफ y। ओके, पार्शल m बाई पार्शल y क्या है जी, x प्लस 2, क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो साइन का डेरिवेटिव ले लीजिए कॉस ऑफ y, और पार्शल n बाई पार्शल x, तो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे 1 हो जाएगा डेरिवेटिव x का और ये cos ऑफ y हो जाएगा। क्लियर होगी जी बात। अब यहां हम देख सकते हैं कि पार्शल m बाई पार्शल y इज नॉट इक्वल टू पार्शल n बाई पार्शल। ओके, अब हम इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखें बच्चों, हम कहते हैं जी कि पार्शल my माइनस पार्शल, इसे हम ओवर n, my माइनस एन एक्स ओवर n, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करते हैं। मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने जा रहा हूं, जो आपको दो रूल बताए उनमें से मैंने पहला रूल ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने इसको किया ना जी सॉल्व, तो देखें कि हमारे पास my की वैल्यू क्या है, यानी पार्शल m बाई पार्शल y है, दैट इज x प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ y, और ये क्या है जी, दिस इज cos ऑफ y ओवर cos ऑफ, रादर इट इज x cos ऑफ y, किसकी वैल्यू, n की। ओके, अब हम देखें तो यहां से हम ना cos y कॉमन ले सकते हैं ऊपर से और ये कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 2 माइनस 1 o इंटू कॉस ऑफ y ओवर x cos ऑफ y, ये cos ऑफ y से कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज ये हमारे पास जो टर्म है ना my माइनस एन एक्स ओवर n, ये क्या आ गई जी हमारे पास, देखिए आप, तो ये एक्सक्लूसिवली फंक्शन ऑफ x है, ये है x माइनस 1 ऊपर बचा और नीचे x बचा, विच इज, इसे हम क्या हमने कहा था जी fx है सपोज। इसका मतलब है हमारा जो पहला रूल है यहाँ वर्क कर गया है। सपोज ये फंक्शन ऑफ x ना होता तो फिर हम क्या करते, दूसरा रूल ट्राई करते। अगली एग्जांपल में ये हम चीज लर्न करेंगे, ठीक है। तो हम जनाब अब देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल f x d of x,
तो ये हो गया हमारे पास f इंटीग्रल। ये क्या था जी, हम जरा एक दफा देख लें। ये था जी x माइनस वन ओवर एक्स। तो हमारे पास जो एफ एक्स है x माइनस वन ओवर एक्स इंटू डी एफ एक्स है। ओके, इसको सेपरेट कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये हो जाएगा x ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ओके, इंटू डी एफ एक्स। ठीक हो गया जी। अब आप देख सकते हैं, तो ई रेज टू पावर ये क्या है जी, वन माइनस वन ओवर एक्स इंटू डी एफ एक्स। तो दिस इज इक्वल टू वन का इंटीग्रल क्या है, ई रेज पर, ये होगा ई रेज पर एक्स और माइनस लॉग ऑफ एक्स। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ई रेज पर एक्स माइनस, बल्कि इसको सेपरेट कर लीजिए ना, इंटू माइनस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो यूं लिख सकते हैं ई रेज पर एक्स इंटू क्या होगा जी, ये ई रेज टू पावर एक्स पावर माइनस वन लॉग ऑफ एक्स। लॉग और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास ई रेज पर एक्स इंटू एक्स पावर वन बाई एक्स, वन माइनस वन रादर। तो क्या होगा जी फिर, ये ई रेज पर एक्स ओवर वन बाई एक्स, सॉरी ये हो जाएगा ई रेज पर एक्स ओवर एक्स। ठीक है ना जी। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस सूरत में। तो हमने जनाब ये देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये थोड़ी सी गड़बड़ है गालिबन, देख लें जरा हम, यहां प्लस था तो ये देखें ना, ये हमने गड़बड़ की, ये प्लस होगा। ठीक है ना, ये चूंकि टू माइनस वन करना था ना। ओके चले, मैं इसको ना, ये जो है हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, ये प्लस हो जाएगा बेसिकली, ये भी प्लस है। बी केयरफुल, ये छोटी छोटी गलतियां बाज़ वक़्त हो जाती हैं और फिर बस वो ये प्लस होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो, इसकी बजाय ना अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अल्टीमेटली हमारे पास आया, ये देखें अब ये जो है ना प्लस है, पावर वन है। ठीक है, तो ये बना एक्स ई रेज़्ड पर एक्स, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जी। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से अब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा जी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये थी जनाब x प्लस वाई, यानी आप मल्टीप्लाई कर देना उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो मैं जरा इसको ना थोड़ा सेपरेट कर लूँ आपके लिए ताकि बात समझ आए। ओके जी, ये है जी x ई रेज पर x इंटू एक्स प्लस टू, ये इंटीग्रेटिंग साइन ऑफ y इंटू डी एफ एक्स, और प्लस x ई रेज पर x इंटू एक्स कॉज ऑफ y इंटू डी एफ वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद उसको थ्रू इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम चेक कर सकते हैं, तो ये यकीनन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर उसको एग्जैक्टनेस शो करने के बाद मैं इसको जल्दी से आपके लिए लिख देता हूँ कि ये एग्जैक्ट डेफिनेटली होगी। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब m हमारे पास आ जाएगा x ई रेज पर एक्स एक्स प्लस टू इंटू साइन ऑफ y। ठीक है, और n अब क्या होगा, x ई रेज पर x, रादर इट शुड बी एक्स स्क्वायर नाउ कॉज ऑफ y। ठीक है, तो अब आप इसको एग्जैक्ट शो भी करेंगे और खुद से इसको सॉल्व भी करें। मेरा असल में इस हिस्से में काम करने का मकसद ये था, यह बताना मकसद था कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है। ये एक और स्टूडेंट्स जो है, एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी मैं आपके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का तरीका सिखाने के लिए सॉल्व करता हूं। ओके, हियर m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, y, और n इज इक्वल टू y माइनस एक्स। सही हो गया। पार्शल m बाई पार्शल क्या लेते हैं, y, दिस इज इक्वल टू 1, और पार्शल n बाई पार्शल x, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इंप्लाइज पार्शल m बाई पार्शल x, y इज नॉट इक्वल टू partial n by partial x, so the given differential equation is not an exact differential equation.
अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ आते हैं। देखिए पहला मैं वो ट्राई करता हूं रूल। पहला रूल था my माइनस nx, हम ये चेक करते हैं ओवर n। my क्या है जी, my इज 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि nx जो है ना दैट इज प्लस माइनस 1, सो दिस इज 1 प्लस 1, और n क्या है जी, y माइनस x, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर y माइनस एक्स विच इज नॉट इक्वल टू fx, क्योंकि इसे क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए। तो अब हम दूसरा, इसका मतलब पहला जो रूल था हमारा फेल हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा रूल चेक करें। तो दूसरा रूल बच्चों क्या है, दैट इज एक्चुअली nx माइनस my, अब डिवाइड क्या होगा m, क्योंकि इधर वो m वाली टर्म है। ओके, तो nx क्या है जी, nx इज माइनस 1 और दिस इज माइनस 1 और y है ओवर m की वैल्यू y, तो दिस इज माइनस 2 बाई वाई। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास विच इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ y ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब क्या होगा इस सूरत में, इधर ही कर लेते हैं, e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल माइनस 2 बाई वाई डी एफ। ओके, तो ये बनेगा जी e रेज़्ड टू पावर माइनस 2 लॉग ऑफ y। सही हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं e रेज़्ड टू पावर लॉग ऑफ y माइनस 2। e और लॉग आपस में कैंसिल होकर y माइनस 2 हो गया, y की पावर, और ये 1 ओवर y स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको अगर इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, चूंकि ये सिंपल इक्वेशन है, मैं इसे जल्दी से सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y ओवर y स्क्वायर, और इसके बाद आएगा जी इंटू डी एफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी एफ वाई, यानी आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद द होल इक्वेशन विच वाज इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1 ओवर वाई स्क्वायर। इक्वेशन ने ये शक्ल इख्तियार कर ली। तो इसका मतलब है अब हमारे पास 1 ओवर वाई आ गया, दिस इज डी वाई, और प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर। rather this should be 1 over y into, ठीक है ना। उसको हमने क्या किया कि y से अलग डिवाइड कर दिया y स्क्वायर को, और x से अलग डिवाइड कर दिया। ओके, अब हम ना अल्टरनेट मेथड से इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। लेक्चर का टाइम ज्यादा हो चुका है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए जी। क्या था जी, m df(x) प्लस इंटीग्रल टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, यही था ना। तो हम जरा शॉर्टकट लगा रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, तो m क्या बच्चों क्या है जी, 1 ओवर y इंटू डी, ये क्या किया जी, उल्टा कर दिया ये, दिस इज डी एफ एक्स। ओके, 1 ओवर वाई इंटू डी एफ एक्स, पूरे m को करना है। हालांकि इसमें x वाली टर्म नहीं है, ताहम इस जो भी m आए, m चाहे x वाली टर्म में आए, y वाली आए, पूरे m को हमने इंटीग्रेट करना होता है। तो क्या आ जाएगा जी, प्लस यहाँ कौन सी टर्म है जी, फ्री फ्रॉम x, दिस इज 1 ओवर वाई, डी वाई इज इक्वल टू सी। तो सो डी एक्स, इसका क्या होगा जी, 1 ओवर वाई तो कांस्टेंट है ना विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसका इंटीग्रल होगा हमारे पास x बाई वाई, और प्लस ये क्या होगा, log ऑफ y इज इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। क्लियर है आपको। तो ये जरा सिंपल एग्जांपल थी, तो मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना भी सिखा दिया। ठीक है जी। तो ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने ट्राई करने हैं और इनको सॉल्व कीजिए। इससे आप यकीनन जो आज के लेक्चर में हमने चीजें डिस्कस की उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आज के लेक्चर की समरी, हमने सबसे पहले आज देखा कि टोटल डिफरेंशियल क्या होता है। टोटल डिफरेंशियल
की डेफिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को समझने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। फिर हमने देखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो उसके लिए फिर हमने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई शक्ल की हो इज इक्वल टू 0, तो उसमें पार्शियल m बाई पार्शियल y और पार्शियल n बाई पार्शियल x अगर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट है। फिर हमने कुछ उसका सॉल्यूशन मेथड देखा कि किस तरह हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर हमने ऐसी इक्वेशंस कंसीडर की जो एग्जैक्ट नहीं थी। तो अब जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती उसमें क्या करते हैं जी कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है कि वो फंक्शन है जिससे किसी ऐसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें जो एग्जैक्ट ना हो और बाद में उसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट बन जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ा और फिर हमने दो मेथड सीखे या दो रूल सीखे कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं। तो वैसे दो रूल उसके और भी हैं, मैंने दो तक ही आपको महदूद रखा ताकि ये जस्ट कॉन्सेप्ट आपको कन्वे हो जाए। तो आज का लेक्चर इसके साथ ही इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।